दिल्ली दंगा मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए उमर खालिद के मामले की सुनवाई को कोई दूसरा नहीं बल्कि उमर खालिद के वकील कपिल सिब्बल ही बार बार सुनवाई में बाधा कर उसे टालने की कोशिश करते हैं। वजह शायद कपिल सिब्बल को मुकदमा हार जाने का डर है और इसी वजह से बार बार किसी न किसी बहाने से कोर्ट से समय मांग लेते हैं और सुनवाई टल जाती है। कपिल सिब्बल की वजह से सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। अदालत का गुस्सा सिब्बल पर भड़क गया। 29 नवंबर को भी इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कपिल सिब्बल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू कोर्ट नहीं पहुंचे थे, जिसके कारण सुनवाई को 10 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया था। अब इस याचिका पर 24 जनवरी को सुनवाई होगी। 2020 में हुए दिल्ली दंगों में उमर खालिद की संलिप्तता को लेकर यूएपीए के तहत दर्ज मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी थी, लेकिन इस सुनवाई को आज भी टाल दिया गया। अब ये सुनवाई 24 जनवरी को होगी। आरोपी खालिद के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से सुनवाई टालने का आग्रह किया था, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुनवाई टालने पर ऐतराज जाहिर किया था। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। छात्र नेता और सामाजिक कार्यकर्ता उमर खालिद सितंबर 2020 से ही जेल में बंद है। उस पर आरोप है कि उन्होंने फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा को भड़काया था। उसके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हैं। एक मामले में उमर को अप्रैल 2021 में जमानत मिल गई थी और दूसरे मामले में उनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में अब तक 2 अदालतें उनकी जमानत याचिका को खारिज कर चुकी हैं। कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि संविधान पीठ की सुनवाई में मौजूद रहने की वजह से वो जिरह के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टालने पर ऐतराज जाहिर किया। कोर्ट ने मामले पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि आप खुद सुनवाई टालने का आग्रह करते हैं और लोगों के बीच ये धारणा बनती है कि कोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर रहा। ये सही नहीं है। हालांकि बाद में कोर्ट ने अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई 24 जनवरी तक के लिए टाल दी, लेकिन साफ किया कि आगे सुनवाई को टाला नहीं जाएगा। अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण कांग्रेस ने जैसे ही ठुकराया, पार्टी में हंगामा खड़ा हो गया। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ से लेकर गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया तक और आचार्य प्रमोद कृष्णम से लेकर गुजरात कांग्रेस की वर्किंग प्रेसिडेंट अम्बरीश डेर तक, विक्रमादित्य सिंह तक, सबने पार्टी के इस फैसले की आलोचना शुरू कर दी। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि इससे करोड़ों कांग्रेसियों का दिल टूटा है। खास बात यह कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, रायबरेली सांसद सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार कर दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, देखिए, राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर को भाजपा का समझना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का मान लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला करने में भूमिका अदा की है। ये बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के रास्ते पर चलती है। कांग्रेस के ही नेता राजीव गांधी ने ही मंदिर का ताला खुलवाने का काम किया। भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार न करना दुखद है, ये पीड़ादायक है, ये कष्टदायक है। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने भी अयोध्या नहीं जाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने पार्टी को ऐसे फैसले नहीं लेने की सलाह दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भगवान श्री राम आराध्य देव हैं। ये देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है। कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय से दूर रहना चाहिए था। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान की एक कॉपी भी साझा की। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पोरबंदर से पार्टी के विधायक अर्जुन मोढवाडिया ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पार्टी के दिग्गज नेताओं के न जाने के फैसले पर असहमति व्यक्त की। कांग्रेस विधायक का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने नहीं जाने का फैसला किया और इस फैसले के बाद से बीजेपी ने भी कांग्रेस पर लगातार हमले किए। बीजेपी ने साफ तौर पर न भूला न भूलेंगे के अंदाज में कांग्रेस पर हमला बोल दिया। अब कांग्रेस के अंदर ही वरिष्ठ नेताओं के इस फैसले पर असहमति जताने के बयान सामने आने लगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की ओर से बयान जारी किया गया था।
इसमें यह कहा गया कि पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण मिला, जिससे वह सम्मान अस्वीकार करते हैं। कांग्रेस ने बयान में कहा कि करोड़ों भारतीय भगवान राम की पूजा अर्चना करते हैं। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने सालों से राम मंदिर को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया। ये स्पष्ट है कि अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस ने इस समारोह में शामिल नहीं होने को लेकर यह तर्क भी दिया कि राम मंदिर कार्यक्रम बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में उद्धव ठाकरे को झटका देने वाला फैसला आ गया। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने साफ तौर पर कह दिया कि एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता के पद से हटाने का अधिकार उद्धव ठाकरे को नहीं था और शिंदे गुट वाली शिवसेना ही असली पार्टी है। स्पीकर ने 105 मिनट तक अपने आदेश के अहम बिंदुओं को पढ़ा। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री शिंदे समेत 16 शिवसेना विधायकों को अयोग्य ठहराने की उद्धव ठाकरे गुट की याचिका को खारिज कर दिया। उद्धव ठाकरे का फैसला तो हो गया, लेकिन शरद पवार की पार्टी का फैसला होना भी बाकी है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने अजीत पवार गुट वाले एनसीपी विधायकों की अयोग्यता को लेकर स्पीकर राहुल नार्वेकर को याचिकाएं दी। सूत्रों का कहना है कि एनसीपी विधायकों के अयोग्यता वाले मामले पर 31 जनवरी तक फैसला आ सकता है। स्पीकर इस मामले पर भी फैसला सुनाने को तैयार है। अगर स्पीकर का फैसला शरद पवार के खिलाफ गया तो लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी गठबंधन इसके लिए तगड़ा झटका होगा। विधानसभा सचिवालय के रिकॉर्ड को देखने से पता चला कि मामले पर कार्यवाही की शुरुआत 6 जनवरी को हो गई थी। इस बात की उम्मीद है कि 18 जनवरी से पहले एनसीपी के दोनों गुट गवाहों और हलफनामों की लिस्ट का आदान प्रदान करने वाले हैं। गवाहों से पूछताछ 20 जनवरी को की जाएगी, जबकि उत्तरदाताओं से पूछताछ के लिए 23 जनवरी की तारीख को तय किया गया। एनसीपी विधायकों की अयोग्यता को लेकर अंतिम सुनवाई 25 जनवरी से शुरू होगी और 27 जनवरी को समाप्त होगी। इसके बाद स्पीकर अपना फैसला सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में स्पीकर को निर्देश दिया था कि वह 31 जनवरी 2024 तक अपना फैसला सुनाएं। ऐसे में इस बात की पूरी उम्मीद है कि 31 जनवरी को वो तारीख होने वाली है जब महाराष्ट्र की सियासत का दूसरा चैप्टर भी बंद हो जाए। अजीत पवार गुट वाली एनसीपी के प्रमुख सुनीत तटकरे ने कहा कि शिवसेना के मुकाबले एनसीपी का मामला अलग है। शिवसेना का मामला व्हिप की वैधता से जुड़ा हुआ था और सवाल था कि क्या प्रतिद्वंदी गुटों द्वारा जारी किए गए व्हिप कानूनी रूप से वैध थे। वहीं हमारे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तब शुरू की गई जब हमने एनडीए की मीटिंग में हिस्सा लिया। एनसीपी पिछले साल 2 जुलाई को टूट गई थी जब अजीत पवार गुट के विधायक बगावत करते हुए एनडीए में शामिल हो गए। अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग में एक याचिका भी दायर की जिसमें कहा गया कि अजीत पवार को ही एनसीपी का मुखिया माना जाए, साथ ही उनके गुट को पार्टी का सिंबल यानी घड़ी सौंप दी जाए। चुनाव आयोग ने सभी पक्षों की याचिकाओं को सुन लिया और अपना आदेश भी सुरक्षित रखा है। माना जा रहा है कि स्पीकर चुनाव आयोग के फैसले के बाद से अपना फैसला सुनाएंगे। घड़ी चुनाव चिन्ह और नाम पर जिसका अधिकार होगा, स्पीकर का फैसला उसी के हिसाब से हो सकता है, जैसे कि शिवसेना के मामले में हुआ। कपिल सिब्बल जिस तरह से जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तरह तरह की बेकार की दलीलें दे रहे थे, अब उसी तरह की दलीलें वे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर दे रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएमयू के प्रावधानों में 1981 में किए गए संशोधनों को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था और कहा था कि एएमयू गैर अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी है। अब कपिल सिब्बल इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, केंद्र सरकार ने इसका समर्थन किया। कपिल सिब्बल चाहते हैं कि एएमयू का स्पेशल स्टेटस बरकरार रहे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कपिल सिब्बल को तुषार मेहता ने इस पर करारा जवाब दिया। असल में कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में इस बात पर जोर दिया कि सरकार को अदालत द्वारा किसी कानून को रद्द कर दिए जाने के बाद भी उसका समर्थन करना चाहिए। उनके मुताबिक ऐसा न करना संसद की गरिमा को कम करता है और कानून की राज को कमजोर करता है। मतलब कि यूपीए का कांग्रेस के शासनकाल के दौरान जो भी कानून बने उन्हें बदलने का काम सरकार नहीं कर सकती। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि देश में शिक्षा के मामले में मुसलमानों की हालत अनुसूचित जातियों से भी नीचे है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को पर्याप्त रूप से सशक्त नहीं बनाया गया। हालांकि कपिल सिब्बल के इस तर्क के दौरान सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस पर पलटवार किया। वैसे जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म किए जाने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान अक्सर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के दौरान नोकझोंक होती रहती थी। दोनों के बीच दलील रूपी आरोप प्रत्यारोप जमकर चले। जब भी ये दोनों वकील आमने सामने होते हैं उनकी भिड़ंत रोचक होती है। कपिल सिब्बल ने दलील दी कि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है।
में तो सिर्फ कुछ आरक्षण की बात है और अब उन्हें भी छीन लिया जाएगा। अगर हमारे प्रशासन में अनुचित दखल दिया गया तो निश्चित रूप से अदालतों का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2006 के फैसले का समर्थन करने पर सरकार की आलोचना की, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा कि केंद्र संसद द्वारा पारित कानून का समर्थन करने के लिए बाध्य है और मोदी सरकार का रुख चिंताजनक है। सिब्बल 1981 में एएमयू अधिनियम में हुए संशोधन को फिर से लागू करने की दलील दे रहे थे। 1981 में अधिनियम की धारा 5 में एक और बिंदु जोड़ा गया था, जिससे विश्वविद्यालय को भारत में मुसलमानों की शिक्षा और संस्कृति को आगे बढ़ाने की अनुमति मिली थी। हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया था, क्योंकि 1967 में सुप्रीम कोर्ट के अजीज बाशा मामले के फैसले के खिलाफ जाता था, जिसमें एएमयू एक गैर अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किया गया था। हाईकोर्ट ने पीजी कोर्स में मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण को भी रद्द कर दिया था। सिब्बल ने कहा कि मान लीजिए 1981 का अधिनियम गलत है, फिर भी ये संसद द्वारा पारित कानून है। ठीक है, फिलहाल ये अमान्य है, लेकिन क्या कोई सरकार कभी संसद के कानून के विपरीत अदालत में दलील दे सकती है? सिब्बल ने कहा कि हर रोज हाईकोर्ट द्वारा कानून रद्द किए जाते हैं। ये पहली बार है जब सरकार ने हाईकोर्ट में समर्थन करने के बाद कहा कि वे 1981 के अधिनियम के खिलाफ हैं। सिब्बल की दलील के एक कमियों को उजागर करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर सरकार को हर संसदीय कानून का समर्थन करना ही है तो क्या उसे इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लागू किए गए आपातकाल के कुख्यात 39वें संविधान संशोधन का भी समर्थन करना पड़ेगा? उस संशोधन ने तो मूलभूत अधिकारों को ही रोक दिया था। उन्होंने ये जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार का काम सिर्फ सही तरीके से कानून पेश करना है, न कि हर परिस्थिति में उसका बचाव करना। सिर पर मंडरा रहे ईडी के खतरे और सीट बंटवारे को लेकर फंसे पेंच के बीच केजरीवाल ने अपना गोवा दौरा रद्द कर दिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल गणतंत्र दिवस की तैयारी की वजह से गोवा नहीं गए। हालांकि पार्टी की इस सफाई में ज्यादा दम नहीं है, क्योंकि उन्हें गणतंत्र दिवस के बारे में तब भी पता था जब कार्यक्रम तय किया गया था। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ एक और जरूरी मीटिंग होनी है, जिससे कांग्रेस ये बताएगी केजरीवाल को कितनी और कितने राज्यों में वो सीटें देगी। हालांकि केजरीवाल ने 5 राज्यों दिल्ली, गोवा, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस से सीटों की मांग की है। देखना ये दिलचस्प होगा कि खास तौर से दिल्ली, पंजाब में किस आधार पर सीटें बटेंगी और दिल्ली में भी, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल ने कांग्रेस से ही सत्ता छीनी है और केजरीवाल के हाथों पंजाब गंवाकर मुख्य विपक्षी दल बनी है। अब सत्ताधारी और मुख्य विपक्षी दल के बीच की दोस्ती देखने लायक होगी। दूसरी तरफ ईडी शराब घोटाला का किंगपिन अरविंद केजरीवाल को मानती है, तो इसके पीछे कई और वजह है, कई सारे सबूत हैं जो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल की तरफ इशारा करते हैं। वजह यह कि ईडी के पास केजरीवाल को गिरफ्तार करने लायक पक्के सबूत हैं। केजरीवाल की हाई प्रोफाइल बैठकों के बारे में करीब 4 बयान, अरविंद केजरीवाल, उनके करीबी सहयोगियों और कथित आबकारी नीति घोटाला के संबंध में रिश्वत लेने के आरोपियों के बीच व्हाट्सएप चैट और फेस टाइम कॉल का विवरण, ये कुछ ऐसे सबूत हैं जिनके आधार पर केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर सकती है और इसलिए वो एक के बाद एक समन भेज रही है। सबूत है, अरविंद केजरीवाल पहले ही ईडी के 2 समन को दरकिनार कर चुके हैं और जांच एजेंसी को पत्र लिखकर तीसरी बार भी उपस्थित होने में असमर्थता जाहिर कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने ईडी को लिखे जवाबी खत में एजेंसी से दिल्ली शराब घोटाला के केस में पेश होने के लिए उन्हें दिए गए समन को वापस लिए जाने के लिए कहा और आरोप लगाया कि ईडी के ये समन अवैध और राजनीति से प्रेरित हैं। अरविंद केजरीवाल ने ईडी से कहा कि मैंने अपना पूरा जीवन ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ बिताया, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। सूत्रों का कहना है कि ईडी के पास दिल्ली शराब कांड के आरोपी और मुख्यमंत्री, सीएम के करीबी सहयोगी या कलीग के बीच कुछ व्हाट्सएप चैट्स और फेस टाइम कॉल के विवरण सहित कुछ ऐसे सबूत हैं जो उत्पाद शुल्क नीति को लागू करने की दिल्ली सरकार के कुछ वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों की मिलीभगत का संकेत देते हैं। एक सूत्र ने आगे कहा, पार्टी प्रमुख होने के नाते अरविंद केजरीवाल को ऐसे सभी लेन देन और समझ के बारे में पता था। सूत्रों ने कहा कि उनकी उपस्थिति में कुछ कागजात पर हस्ताक्षर किए गए थे। हमें जांच से संबंधित कुछ अहम सबूतों के बारे में उनका बयान दर्ज करने की आवश्यकता है। सूत्रों ने आगे कहा कि हम आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 3 बार समन जारी कर चुके हैं और उन्हें 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। अरविंद केजरीवाल एक बार सीबीआई के समक्ष पेश हो चुके हैं, जबकि ईडी के सामने अब तक पेश नहीं हुए। ममता बनर्जी ने विपक्षी इंडी गठबंधन में खलबली मचा दी। कांग्रेस पूरे देश में विपक्षी पार्टियों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग कर रही है। दिल्ली में केजरीवाल से लेकर बिहार में आरजेडी और जेडीयू तक से। लेकिन इसी बीच ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर कोई मीटिंग नहीं करेगी।
सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन कमेटी की बैठक में पार्टी किसी नेता को नहीं भेजेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि टीएमसी ने बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 2 ही कांग्रेस को देने पर सहमति दी। इसको लेकर कांग्रेस ने कहा कि वो राजी नहीं है क्योंकि ये काफी कम सीट हैं। ऐसे में इसे स्वीकार करना काफी मुश्किल है। कांग्रेस की मांग बंगाल की 6 से 10 सीटों पर डालना चाह रही है और ममता बनर्जी उसे 2 से ज्यादा देने को तैयार नहीं। टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कांग्रेस को 2 सीटों का ऑफर पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिया गया है। उन्होंने कहा कि 42 में से 39 सीटों पर कांग्रेस को 5% से कम वोट मिले थे। कांग्रेस को 2021 के विधानसभा चुनाव में 2.93% मत मिले थे। पार्टी को 2016 में 12.25% वोट मिले थे। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व को स्वीकार करना होगा कि बंगाल में वो कमजोर पार्टी है। सूत्रों ने बताया कि बंगाल के सीट शेयरिंग फार्मूला में सिर्फ पार्टी चीफ ममता बनर्जी ही बदलाव कर सकती हैं। इसके अलावा पार्टी मेघालय और असम में भी एक सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। ये ऐसे समय पर सामने आ रहा है जब हाल ही में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो बंगाल में हमें 2 सीटें देंगी। इस सीट पर तो कांग्रेस के सांसद रहे हैं। ऐसे में टीएमसी नया क्या दे रही है? लोकसभा चुनाव में बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से टीएमसी के खाते में 22 सीटें गई थीं। वहीं बीजेपी ने 18 तो कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थीं। दूसरी तरफ वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ममता बनर्जी ने अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव सही नहीं है। ये भारत की संवैधानिक बुनियादी ढांचे के खिलाफ होगा। ममता बनर्जी ने एक देश एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुवाई वाली कमेटी को लिखे लेटर में कहा कि हम एक साथ चुनाव कराए जाने से सहमत नहीं हैं। साल 1952 में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए। ये आगे कई सालों तक जारी रहे, लेकिन बाद में ये कायम नहीं रह सका। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि शासन के वेस्टमिंस्टर प्रणाली में संघ और राज्य चुनाव एक साथ न होना एक बुनियादी विशेषता है, इसे बदला नहीं जाना चाहिए। संक्षेप में कहें तो एक साथ चुनाव नहीं होना भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की मूल संरचना का हिस्सा है। कमेटी का काम लोकसभा, विधानसभाओं, नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने की संभावना पर विचार करके सिफारिश करना है। समिति इस बात का अध्ययन भी करेगी कि क्या संविधान में संशोधन के लिए राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होगी। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय रखने के लिए एक पत्र लिखा था। इस कमेटी के सदस्य गृह मंत्री अमित शाह, वित्त कमीशन के पूर्व चेयरमैन NK सिंह, सुभाष सी कश्यप, हरीश साल्वे, संजय कोठारी, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।